यस सर। सेकेंड, इफ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, अगर मान लो एक जैसी दो चेन हमारे पास पॉसिबल हैं तो हमने उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम क्या हो, सफिशिएंट हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट आए किसी चेन में, ये हमने प्रेफरेंस रखनी है। फर्दर इसी में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे इसने डिफाइन करने की कोशिश करी कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मेन चेन क्या होती है, तो ये कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है, जिसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो जो चेन है उसको बोल देंगे पेरेंट चेन, और जो अल्काइल ग्रुप है उनको क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। फर्दर सेकंड रूल था पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड so that this will give a लेस नंबर टू द कार्बन विद विच द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड। वो कार्बन जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको कम से कम नंबर मिले, इस तरीके से आपने नंबरिंग करना है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको एग्जांपल दिया था कि एक बार आप राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, एक बार आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। तो जब आप राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो उस कार्बन का नंबर आ रहा है 2 जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो उस कार्बन का नंबर जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नंबर आ रहा है 4। तो आपने किसको सेलेक्ट करना है? जिसका नंबर 2 आ रहा है, जिसके केस में 2 नंबर आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है, दूसरे को क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना है। ओके, इसी तरीके से नीचे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे मैंने नेमिंग भी कर दिया। आप देख सकते हैं मैं राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ ना कि लेफ्ट साइड से। रीजन बिंग सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है? राइट साइड से नंबरिंग करने से नजदीक आ रहा है। ओके, और लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग करता, इधर जिधर 5 लिखा है इधर मैं 1 लिखता, तो फिर क्या होता? हमारे पास ये नंबर आता आपका 4। तो उस टाइम वो नंबरिंग क्या होती? गलत होती, नेमिंग गलत होती। तो इसलिए नाम आ रहा है इसका 2 मिथाइल पेंटेन, ना कि 4 मिथाइल पेंटेन। ये चीज क्लियर होगी। दूसरा एग्जांपल अगर आप चेक करें, यहाँ पे 3 इथाइल हेक्सेन आ रहा है। अदरवाइज अगर राइट साइड से मैं नंबरिंग कर देता 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे इथाइल ग्रुप आता, तो 4 इथाइल हेक्सेन इसका नाम होना था, जो कि गलत है ना। सो कम से कम आपने नंबरिंग करने की कोशिश करनी है। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इसके बाद था। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल मतलब क्या? जब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं सेम कंपाउंड के अंदर, एक ही कंपाउंड में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है? आपने इस तरीके से उन सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करना है ताकि कम से कम लोकेंट की पोजीशंस आए, है ना। लोकेंट आपको पता है पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक नंबर रहता है, उस नंबर का जो वैल्यू है वो कम से कम आए, इस तरीके से आपने नंबरिंग करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक कंपाउंड जहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट आपके पास दो पॉसिबल हैं, या तो 2 3 5 आए या 2 4 5 आए। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कहाँ पे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो सेट ऑफ लोकेंट आना था 2 2 3 5। सेकंड केस में सेम पोजीशन के ऊपर है, मैंने नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट कर दिया, तो सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है 2 4 5। हमने किसको सिलेक्ट करना है? 2 3 5 को सिलेक्ट करना है। 2 4 5 को रिजेक्ट कर देना है। रीजन बिंग 2 3 5 के अंदर जो 3 नंबर है ये छोटा है, 4 नंबर बड़ा है। समझ आ रहा है? ऐसा नो, इसी में मैंने एडअप किया लोएस्ट सम रूल। इसको करने का कोई फायदा नहीं है अदरवाइज, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लोएस्ट सम रूल का मतलब क्या। हम पहले प्रीवियसली क्या करते थे, जो लोकेंट होते थे उनको एडअप कर लेते थे। लोकेंट को एडअप करके जिसकी वैल्यू कम आती थी उसको सेलेक्ट कर लिया जाता था लोकेंट को, और जिसकी वैल्यू ज्यादा आती थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो फर्स्ट वन है उसमें आ रहा है लोकेंट का टोटल सम 7 और दूसरे में आ रहा है 9, तो आप 7 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, 9 वाले को रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज स्पेसिफाई कर दी थी कि क्या, आईपीएससी ने गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर आपका लोएस्ट सम रूल वायलेट होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोएस्ट सॉरी सेट ऑफ लोकेंट रूल वो वायलेट नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सम रूल नहीं फॉलो हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकेंट रूल को आपने फॉलो कराना है, फॉलो होना चाहिए वो जब भी आप नेमिंग करें। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir, your screen is not visible. तो बच्चे आप पहले बोलते, आप ही के केस में है सभी के केस में है? Yes, बच्चे sir. सब, सिर्फ फर्स्ट स्लाइड दिख रही है बस। ओ एक सेकेंड एक सेकेंड, मैसेज किया था आपने शायद, है ना? सर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। ओके, एक सेकेंड, अभी चेक करो, अभी सही है? आपने बोला ही नहीं, कोई बोल तो देता। अभी यस सर। विजिबल है? विजिबल है? दोबारा रिपीट करूं? ओह माय गॉड। नो सर, सर नोटबुक पे लिखा है ना। हाँ है भी आपके पास वैसे भी, लेकिन फिर भी आप देख लो क्या, रूल फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स एलिफेटिक कंपाउंड जो कि हमने स्टार्ट किया था, लॉन्गेस्ट चेन रूल, है ना। लॉन्गेस्ट चेन रूल के अंदर फर्दर हमने बात करी क्या, अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा भी हैं, है ना, या दो चेन पॉसिबल हैं, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप ज्यादा हों। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल मैंने लिया सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होती है, दिख रहा है? अभी विजिबल है?
Yes, sir. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट चेन कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में जो मूव कर रही है। और मैंने आपको बताया था पेरेंट चेन आप जरूरी नहीं है स्ट्रेट चेन ही होएगी, इसमें क्या आगे से आगे क्या ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना, लेकिन कार्बन का नंबर ज्यादा होना चाहिए, कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। पेरेंट चेन का पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट का पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। सेकंड जो हमारा रूल था पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में था कि हमने क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विद विच वी आर गेटिंग लोएस्ट नंबर, हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है जहां से लोकेंट की पोजीशन कम से कम आए, है ना। किसकी लोकेंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट की पोजीशन। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए थे, आपके पास नोटबुक के अंदर भी होगा। एक बार लेफ्ट साइड से मैंने नंबरिंग किया था, एक बार राइट साइड से नंबरिंग किया। जब आपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया तो नंबरिंग आ रही थी 4, किसकी, उस कार्बन की जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और जब लेफ्ट साइड से आपने नंबरिंग किया तो नंबरिंग आ रही थी 2, उस कार्बन की जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हमने 2 वाले को सिलेक्ट करना है, 4 वाले को रिजेक्ट करना है, सही है। इसी तरीके से दो नेमिंग मैंने करी यहाँ पे कि इनका नाम क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे होंगे इसका नेम दिया 2 मिथाइल पेंटेन। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता तो नेम आना था 4 मिथाइल पेंटेन, तो 4 मिथाइल पेंटेन गलत नेम है, 2 मिथाइल पेंटेन सही नेम है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो क्या, 3 इथाइल हेक्सेन वाला जो है, कौन सा, 3 इथाइल हेक्सेन। तो इसके केस में भी क्या, अगर मैं इसको नंबरिंग करता किधर से, राइट साइड से, तो क्या आना था नंबरिंग, इट वाज 4 इथाइल हेक्सेन होना था ये। लेकिन हमने क्या किया, इसको कम से कम नंबर नंबर देने के लिए इसका नेम क्या दिया, 3 इथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया ये, सुनो। हाँ बच्चे, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। मैंने बोला अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो उनके लिए हम लोकेंट देते हैं। लोकेंट मतलब कि उनकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। ट्राई करना है कि जो लोकेंट है उनका वैल्यू क्या रहे, कम रहे। जिस केस में वैल्यू कम आ रहा है उसको आपने सिलेक्ट करना है, दूसरे को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट था। इसी में एक सम रूल भी है, लेकिन पहले लोकेंट रूल को एग्जाम्पल से अगर हम देखना चाहें तो लोकेंट रूल में क्या है, सेट ऑफ लोकेंट यहाँ पे 2 आ रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो लोकेंट आ रहा है 2 4 5, और राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो आ रहा है 2 3 5। आप देख पा रहे हैं, 2 3 5 सही होएगा, 2 4 5 गलत होएगा। रीजन बिंग 3 और 4 में जो कि सेकंड लोकेंट आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, उसमें क्या 3 छोटा है 4 बड़ा है। क्लियर है। Yes, sir. ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें लोएस्ट सम रूल, जो कि मैंने बोला इसको अगर आप ना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सम रूल वायलेट होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ऑफ लोकेंट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप चेक करें क्या सम ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से अगर चलें तो फर्स्ट केस में 3 + 4 7 आ रहा है, दूसरे में 4 + 5 9 आ रहा है। तो 9 वाले को आपने रिजेक्ट कर देना है, 7 वाले को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, अगर आप सेट ऑफ लोकेंट भी लेते हैं तो 3 4 आ रहा है और एक केस में 4 5 आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, 4 5 में 4 बड़ा है, 3 छोटा है 3 4 वाले में, तो इसलिए 3 वाले को सिलेक्ट करेंगे, 4 वाले को कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, अगर एक ही जैसे अलग बहुत सारे क्या लग जाएं, सब्स्टिट्यूएंट लग जाएं, जैसे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है एक से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए नाम क्या होगा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। क्या नाम होएगा, राइट साइड से नंबरिंग किया, रीजन बिंग सेट ऑफ लोकेंट आएगा 2 2 4। अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो 2 4 4 लोकेंट आएगा। तो हमने 2 2 4 को सिलेक्ट करना है, 2 4 4 को रिजेक्ट करना है, और इसीलिए नेमिंग क्या आएगी 2 2 4। अब 3 मिथाइल ग्रुप में तो इसीलिए क्या आएगा, न्यूमरल प्रीफिक्स आएगा ट्राई और मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। Yes, sir. ओके अगर एक जैसे ना आके अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आए तो उस केस में क्या करेंगे, उसके बारे में अगला रहेगा। हाँ नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है इथाइल और दूसरा क्या है, मिथाइल। जब भी आपने इनको नेमिंग करना है, नेमिंग करते वक्त क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इथाइल को मैंने पहले लिखा हुआ और मिथाइल को बाद में लिखा है। एक और चीज मैंने मेंशन करी थी कि जब भी आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उसके केस में क्या करना है, जो न्यूमरल प्रीफिक्स है उसको नेमिंग के अंदर आपने कंसीडर नहीं करना है। आपने ये नहीं सोचना कि डाई से स्टार्ट हो रहा है इसका पूरा नेम, डाई मिथाइल में डाई से स्टार्ट नहीं हो रहा, मिथाइल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब क्या, ई को पहले और एम को बाद में। अदरवाइज क्या होना था, अगर मैं डाई को भी कंसीडर कर रहा होता तो डाई मिथाइल को पहले लिखना पड़ना था, इथाइल को बाद में लिखना पड़ना था। क्लियर हो रहा है, यस और नो।
न्यूमरल प्रीफिक्स को आपने कंसीडर नहीं करना है जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है। दूसरा केस आप देख सकते हैं, दूसरे एग्जांपल के अंदर भी क्या है, यहाँ पे भी एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ थर्ड पोजीशन के ऊपर और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पोजीशन के ऊपर, दो है और थर्ड पोजीशन के ऊपर एक है, तो ट्राई मिथाइल आ जाएगा और साथ में इथाइल आएगा। यहाँ पे भी टी है और ई है, तो ई टी को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एम को, तो इसीलिए मिथाइल का एम और ई इथाइल का ई, तो ई जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसीलिए क्या करेंगे 3 इथाइल और फिर सब्स्टिट्यूएंट देके क्या क्या पोजीशन है उनकी 2 2 3 ट्राई मिथाइल और कितने कार्बन की चेन है 6 कार्बन की चेन है, तो इसीलिए हेक्सेन करके नाम दे रहे हैं। फर्दर आ जाता है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आ जाएं जिनकी पोजीशन क्या आ रही है, अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं तो भी एक आ रही है, दूसरी साइड से करूं तो भी एक आ रही है, आप चेक कर लो। नंबरिंग मैंने राइट साइड से किया 1 2 3 4, तो 3 4 लोकेंट आ रहा है, लेफ्ट साइड से करता तो 1 2 3 4, दोबारा लोकेंट 3 4 ही आना था। तो हमने किस सेट को चूज करना है, हमने उस सेट को चूज करना है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो। मतलब क्या, जैसे इथाइल और मिथाइल दो सब्स्टिट्यूएंट है, हमने इथाइल को कम से कम नंबर देने की कोशिश करनी है जिसके साथ ये कार्बन अटैच। समझ आ गया कि नहीं? इथाइल जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को कम से कम नंबर देने की कोशिश करनी है, तो इसीलिए नंबरिंग हमने राइट साइड से करी ना कि लेफ्ट साइड से करी। ये था किसके लिए, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट इक्वलेंट पोजीशन एंड दे आर डिफरेंट। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें, नीचे भी सेम इसी तरीके का एग्जांपल है। क्या इसमें क्या है, डाईइथाइल है और डाईमिथाइल, हाँ, दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता था, राइट साइड से भी नंबरिंग कर सकता था क्योंकि सेट ऑफ लोकेंट सेम ही आ रहा था। लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी सेट ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो इथाइल पहले आ रहा है और राइट साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहा हूँ तो मिथाइल पहले आ रहा है, तो हमने किसको लेके आना है, पहले इथाइल को पहले लेके आना। लेकिन रीजन बीइंग इथाइल का जो ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए इसका नेम आया 3 3 डाई इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ना कि 3 3 डाई मिथाइल 4 4 डाई इथाइल हेक्सेन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना रहेगा तो इसी क्वेश्चन की ऑप्शंस बन जाएंगी क्या, अलग अलग नाम। तो एक बार लिख देगा क्या 3 3 डाई मिथाइल 4 4 डाई इथाइल हेक्सेन, दूसरी बार लिख देगा 3 3 डाई इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, तीसरी बार कुछ और लिख देगा। ओके, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो नेमिंग का तरीका है वो सही है, कौन सा गलत है। आगे मूव करें। नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं बच्चे, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो मैंने आपको समझाया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर सिंपल CH3 CH2 होता तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक कार्बन चेन आ रही है नीचे की तरफ को, 3 कार्बन की चेन है जिसमें क्या फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है। तो ऐसे करके अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर फर्दर ब्रांचिंग हो रखी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब भी नेमिंग करेंगे तो उसको किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसा कि उस दिन हमने डिस्कस करे थे कुछ एक एग्जांपल है ना, ब्रैकेट में। और इसको सबसे बढ़िया नेमिंग करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है, आप क्या करो, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनको पहले से ही नेम कर दो, जितने भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है उनको भी नेमिंग कर दो। उसके बाद देखो कि पैटर्न क्या होएगा, नंबरिंग का पैटर्न क्या होएगा, नेमिंग का पैटर्न क्या होएगा। चलो, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है और एग्जाम्पल में क्या है इसको पहले बाद में करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे होंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में हम न्यूमरल प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन जब आप सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में किसको ले रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ले रहे होंगे, तो आप न्यूमरल प्रीफिक्स को भी कंसीडर करोगे। मतलब अगर डाई है तो डाई का डी कंसीडर किया जाएगा, ट्राई है तो ट्राई का टी कंसीडर किया जाएगा, टेट्रा है तो टेट्रा का टी कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से रहेगा, है ना। जैसे डाई मिथाइल आ रहा है मान लो, उसके अंदर किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाई मिथाइल आ रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम में, तो इसे डी को भी हम क्या करेंगे, नेम में कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते वक्त, किसके साथ, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के साथ जब हम कंसीडर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और एक बन रहा है इथाइल, तो आप इथाइल के बेसिस के ऊपर नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, डाई मिथाइल प्रोपाइल को पहले लिखेंगे, इथाइल को बाद में लिखेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेमिंग कैसे करना है, नंबरिंग करो पहले, नंबरिंग करने के बाद इसको एल्केन की तरह ट्रीट करके और उसका नेम करो, लेकिन एल्केन में से ANE को हटा के YL लगा दो और काम खत्म हो जाएगा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे किया, देखो 3 कार्बन थे तो प्रोपाइल होएगा, 2 कार्बन लगे हुए हैं कहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सॉरी, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल।
तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। पोजीशन इसकी बताएंगे 5th पोजीशन के ऊपर है, और उसके बाद क्या 7 पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप है। बाकी कार्बन चेन में 11 कार्बन है, 11 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, अनडेकेन टोटल नेम। सो दिस इज 512 डाइमिथाइल प्रोपाइल 7 इथाइल अनडेकेन। आप देख पा रहे होंगे जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको कहाँ पे रख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख रहे हैं, है ना। और जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है वो नॉर्मली लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा एकदम से कि भाई कौन सा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे होंगे मैंने कैसा एग्जांपल लिया जिसमें एक सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्या है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरा एग्जांपल अब ले रहा हूं जिसमें क्या दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप क्या करेंगे पहले इनका नेमिंग कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले करेंगे, तो इसका नेम आ गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, दूसरे का नेम आ गया 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, है ना। अब यहाँ पे देख लो डी को कंसीडर किया जाएगा, डाई मिथाइल में जो डी है उसको कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए इसका नेम पहले लिखेंगे और दूसरे का नेम बाद में लिखेंगे। दोनों की लोकेंट क्या है 5th है, तो क्या लिखेंगे 5,1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 5,2 मिथाइल प्रोपाइल, एंड नंबर ऑफ कार्बन इज 9, तो नोनेन आएगा, है ना, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। क्लियर है, यस और नो? यस सर। हाँ, अगर कहीं पे भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे तो मैं करवाता रहूंगा आपको समझ आता रहेगा। लेट अस कंसीडर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और एक अल्फा दूसरा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर दो सब्स्टिट्यूएंट है मान लो, क्या है, एक मिथाइल है एक इथाइल है। क्या बोला मैंने, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप क्या ऑर्डर फॉलो करोगे बता सकते हो? समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में मान लो डाई है ना, डाई, मिथाइल और एक क्या इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे यहीं से आप ले लो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है, साथ में एक जगह पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या ऑर्डर होएगा लिखने का? व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द नेम? बता सकते हो, कौन बताएगा? आपका नेम लेके ही पूछना पड़ेगा। आयुषी कैसे होएगा बच्चे पैटर्न, व्हाट विल द पैटर्न? 3 ग्रुप लग गए, सब्स्टिट्यूएंट लग गए, कौन कौन, एक 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, एक इथाइल ग्रुप पे है और एक मिथाइल ग्रुप पे है। तो क्या पैटर्न रहेगा, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट हाँ, लिखेंगे, डाई मिथाइल का लिखेंगे, उसके बाद तो इथाइल ग्रुप लगाएंगे, हाँ उसके फिर बाद इथाइल और उसके बाद मिथाइल। मिथाइल। लेट अस कंसीडर एक और एग्जांपल, इसी से मैं एडअप करके दे रहा हूँ, किसके लिए, ये दूसरा स्टूडेंट दैट इज मनीषा, मनीषा के लिए क्वेश्चन है। मान लो यही है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद एक इथाइल ग्रुप पे और दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो मिथाइल ग्रुप के लिए क्या लगेगा, डाई मिथाइल लग जाएगा, है ना। एक कंपाउंड ऐसा जिसमें क्या दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो क्या नेमिंग का पैटर्न होएगा बता सकते हैं? सिर्फ मनीषा पंडित। डाइमिथाइल दो जगह लगे हैं? नहीं नहीं, एक तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, हाँ जी सर। 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और एक हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा, इथाइल ग्रुप C2H5, और दो सब्स्टिट्यूएंट और लगे हुए हैं, क्या, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्या लगे हुए हैं, दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी साथ में लगे हुए हैं। तो फिर आप क्या पैटर्न यूज करोगे, क्योंकि दो मिथाइल के लिए डाइमिथाइल हो जाता है ना जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये। सर तो उस हिसाब से पहले कॉम्प्लेक्स वाला डाइमिथाइल आएगा, उसके बाद हाँ। इथाइल आएगा सिंपल वाला, और उसके बाद फिर सिंपल मिथाइल आएगा। डाइमिथाइल बच्चे, नॉट मिथाइल, डाइमिथाइल है, यस दो सर, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। डाइमिथाइल। हाँ डाइमिथाइल आएगा, गुड। मतलब क्या, जब भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आएंगे ना तो उनका नेमिंग तो नॉर्मली चलेगा जैसे पहले चलता था। कॉम्प्लेक्स के साथ है, कॉम्प्लेक्स में अगर डाई आ रहा है तो उसको पहले लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको बाद में लिखा जा सकता है। ओके, सो आगे मूव करें, ये है, चेक कर रहे हैं, ये वो एग्जांपल है, क्या एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जब भी इसका नेमिंग करना है सबसे पहले कौन आ जाएगा, डाई मिथाइल प्रोपाइल, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। क्यों, रीजन बीइंग इसमें क्या आ रहा है, डी आ रहा है पहले। दूसरा नेम आना इथाइल, तो ई बाद में आता है, उसके बाद आता है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल बाद में, सबसे लास्ट में क्यों लिखा उसका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में न्यूमरल प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर हो रहा है, यस और नो? यस सर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें एक और एग्जांपल जिसमें क्या दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है 1 मिथाइल ब्यूटाइल, दूसरा क्या है 2 मिथाइल ब्यूटाइल, क्या है 1 मिथाइल ब्यूटाइल एंड 2 मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसमें नंबरिंग के हिसाब से चलेंगे, जिसका नंबर
लोकेंट कम है उसको पहले लिखेंगे, जिसका लोकेंट ज्यादा है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये था नेमिंग का पैटर्न। आपको समझ आ गया होगा शायद किस तरीके से नेमिंग करना है अप टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तक, है ना? यस और नो? इसके बाद ये यस एग्जांपल सर। है, थोड़ा इसमें ओवरलैप्ड है तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज ये हो जाएगा। चलो फर्दर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमने किया थे साइक्लिक कंपाउंड, याद है? यस सर। यस साइक्लिक कंपाउंड में भी आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे एग्जांपल, लेकिन कुछ एक एग्जांपल मैं आज नेक्स्ट फर्दर मूव करने जा रहा हूँ। ये तो आपने कर लिए थे लास्ट में, किस तरीके से नेमिंग करना है। यस, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, साइक्लो वर्ड पहले लगाना है और उसके बाद जो भी नेम आ रहा है उसको लिख देना है। चलो फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा है जिसमें क्या है, स्ट्रेट चेन भी आ रही है और साथ में साइक्लिक भी आ रहा है। ऐसा एक कंपाउंड में कंसीडर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो आपने नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं जब भी इस तरीके का आपके पास केस आ जाए। सो दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग। फर्दर इसके साथ अटैच है क्या, CS2 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 CS3। ये आपके पास टोटल कंपाउंड है। कोई बताएगा मेरे को क्या नाम लिखोगे इसका? हाँ बच्चे, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? क्योंकि मैं रूल लिखवाता रहूंगा उससे नहीं, एग्जांपल से एकदम से समझ आता है ना। अभी क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? हाँ बच्चे, कर पाओगे कि नहीं? सर ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। अनदर स्टूडेंट, ये किसने आंसर किया? यस सर। मनीषा ने? सर आयुष। 1 ब्यूटाइल ओके, आयुषी ने। साइक्लोप्रोपेन। मनीषा बोल रही है, क्या बोल रही है मनीषा? सर सेम जैसा आयुषी ने बोला, 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन। यस दोनों सर। लोग सेम बोल रहे हैं मतलब, है ना? यस सर। ओके, अब मैं इसके लिए रूल बता रहा हूँ, बाकी और लोग नहीं बताएंगे। नीतू एंड शिवानी, बच्चे अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे क्लास में, फिर थोड़ी देर के बाद लैग करना चालू कर देगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना। तो बीच में इन्वॉल्व करा करो, है ना? कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो बाद में फिर धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। यार बैठे तो रहते हैं, देखते रहते हैं, नहीं करता मन, है ना? ठीक है नीतू और शिवानी, थोड़ा यस सर। इन्वॉल्व होना पड़ता है क्लास में। जब भी क्लास में बैठे, चाहे वो आपकी ऑफलाइन है चाहे तो ऑनलाइन, उसमें इन्वॉल्व हो, है ना? कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी आता है, सभी को नहीं आता तभी बैठे हुए हैं क्लास में, नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा है उसको पेरेंट चेन कंसीडर करना है, जिसमें कम है उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। सिंपल रूल, क्लियर हो गया? क्या बोला? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसको पेरेंट चेन की तरह कंसीडर करना है, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करना है। मतलब क्या, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, और इसमें कितने हैं, 3। तो दिस विल बी साइक्लोप्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस विल बी ब्यूटेन। समझ आ गया? नाम क्या आएगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। क्या होएगा, दिस विल बी 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है? यस और नो? कार्बन का नंबर चेक यस करना सर। है। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, दिस इज द सिंपल नेम। ओके, अगर एक और एग्जांपल लें इसी तरीके का, ले कितने कार्बन, 4 कार्बन ले रहा हूं मैं, है? ये ले लिया। सो इफ 4 कार्बन एटम फर्दर अटैच्ड टू, कितने कार्बन लेने पड़ेंगे मेरे को, 5। CS2 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 CS3। क्या नेम होएगा इसका? शिवानी बताएगी इस टाइम। शिवानी बिल्कुल नहीं बोल रही है ना, ऐसा लग रहा है बोलेगी ही नहीं जैसे। हाँ बच्चे, शिवानी, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? 1 साइक्लोब्यूटेन। आ तो सर 4 कार्बन है ना? तो ब्यूटेन नहीं, ब्यूटाइल, अल्काइल सॉरी। ग्रुप ना। हाँ चलो ठीक है, गुड। 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हुआ, ये गलती आपको पता चला ना कि मेरा गलती है, मैंने बोला था, तो ये आपके दिमाग में रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे, है ना? सुनते रहोगे, सिंगल एक सेंस को यूज करोगे तो भूल जाओगे, सारी सेंसेस अगर यूज होंगी तो फिर, है ना? तो क्या आया नेम, दिस इज 1 साइक्लोब्यूटाइल। व्हाट इज दिस, 1
साइक्लोब्यूटाइल एंड आफ्टर दैट पेंटेन। क्लियर है? यस सर। ओके चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस CS2 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 and further here is CS3, here also CS3। ऐसे करके मैंने अब कंपाउंड ले लिया जिसमें क्या कार्बन का जो नंबर है वो कितना आ रहा है, सभी जगह 3 3 हो गया, ओपन चेन में भी 3 है, रिंग में भी 3 है, तो कैसे नेमिंग करेंगे? हाँ बच्चे, तो हमने क्या करना है, दोबारा वही चीज, आपने जो ओपन चेन है, अगर आपके पास दो ऑप्शन आ जाए, ओपन चेन भी है और क्लोज्ड भी, दोनों में नंबर सेम आ जाए, तो आपने क्या करना है, ओपन चेन को प्रेफरेंस देना है। समझ आ गया? यस और नो? किसको प्रेफरेंस देना है? ओपन चेन को पेरेंट चेन में कंसीडर करना है, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। ओके, सो इसका नंबरिंग कैसे करोगे? इट विल बी 1 2 एंड 3। क्या नेम आ जाएगा? हाँ बच्चे, अब इसकी भी रिंग का भी नंबरिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी तो दिखाना है। तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, सेम यहाँ पे दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब इस केस में डाई वर्ड नहीं यूज करेंगे। जब भी आपने दो रिंग देख रखे हैं ना, तो अब इसमें डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिस यूज करेंगे। सो व्हाट विल आर नेम? सो सबसे पहले तो आप देख लो कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या आ रहा है। इट इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। यस और नो? क्या नेम होएगा? 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, यही नेम होएगा सब्स्टिट्यूएंट का। Yes, sir. यस और नो? तो Yes, sir. 2 methyl cyclopropyl is the name for the substituent। so कितने हैं ऐसे? दो लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? दो। तो दो के लिए क्या यूज करेंगे? बिस वर्ड यूज करेंगे। तो वही लिखेंगे 1 3 बिस, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा हुआ है कार्बन चेन की ये जो है, और थर्ड पोजीशन के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? 1 3 बिस, इसको लिख देंगे 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। अब नाम आएगा 3 कार्बन के लिए, क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्लियर है? यस और नो? Yes, यस। sir. हाँ। अब एक और कंपाउंड देता हूँ आपको, आपने नेम करके देना है मेरे को। ये वैसे रैंडमली उठा लिया मैंने। इस कंपाउंड का क्या नेम बोलोगे? अच्छा, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? अच्छा, क्या नेम दोगे? कौन नाम लेना पड़ेगा आपका भी? अरे इधर भी नाम याद रखूं आपके भी। हाँ, कौन बताएगा? नीतू, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? दोनों ही पहले क्या हम ले रहे थे कि भाई सिंपल ले लिए साइक्लिक कंपाउंड, फिर उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, फिर सब्स्टिट्यूएंट बड़ा कर दिया। सब्स्टिट्यूएंट बड़ा किया मतलब कार्बन चेन, ओपन चेन बड़ी कर दी, रिंग छोटा कर दिया, है ना। रिंग छोटा कर दिया, कार्बन चेन बड़ी कर दी। और उसके बाद क्या किया? रिंग जो चेन है उसके ऊपर दोनों साइड साइक्लिक ग्रुप लगा दिए, और अब क्या किया? दोनों साइक्लिक ग्रुप को इकट्ठा कर दिया, आपस में जोड़ दिया। हाँ, क्या नाम होएगा बच्चे इसका? नहीं, सिंपल है। एक को आपने अल्काइल ग्रुप ट्रीट कर लेना है और दूसरे को एल्केन की तरह ट्रीट कर लेना है। तो व्हाट विल दिस? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। समझ आया? यस और नो? एक को यस सर। अल्काइल ग्रुप ट्रीट कर लो, एक को एल्केन, तो बोलना चाहिए था ना आपको, अगर समझ आ गया तो। चलो एक और देखते हैं इसी तरीके का। मान लो डबल बॉन्ड आ जाए। क्या साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए।
तो डबल बॉन्ड आने के बाद आप कैसे नेमिंग करेंगे? आपने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको नंबरिंग करते वक्त स्टार्टिंग में लेना है। कैसे लेना है? जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आ गया मान लो, तो सबसे पहले आपने नंबरिंग करते वक्त क्या करना है, डबल बॉन्ड को ही लेना है ना। जैसे यहाँ पे अब मैं नंबरिंग करना चालू कर तो मिथाइल से नहीं स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 एंड 3, और ऐसे भी नंबरिंग करना कि भाई डबल बॉन्ड के एंड पे स्टार्ट कर दिया, नहीं, क्या डबल बॉन्ड को बीच में इंक्लूड करना है नंबरिंग के। समझ आ रहा है, यस और नो? डबल बॉन्ड जब भी आ जाए तो उसको नंबरिंग में इंक्लूड करना है, 1 नंबर से उसको स्टार्ट करना है और इंक्लूड करना है बीच में जब भी नंबरिंग कर रहे हैं। इसका नाम क्या होएगा? साइक्लोहेक्सीन होना था, ये क्या होना था? साइक्लोहेक्सीन, इन फॉर डबल बॉन्ड है ना, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कौन सी पोजीशन के ऊपर? थर्ड पोजीशन के ऊपर, तो क्या नाम हो जाएगा? इट विल बी 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है ना, तो इसीलिए 1 इन। क्लियर है? यस और नो? यस। ओके। अब एक मैं 5 मेंबर रिंग लेके उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ। करें? ये ले लिया। 5 मेंबर रिंग, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा दो। दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। सो इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है, उसको इंक्लूड करना है 1 2 3। यस और नो? अब इसका नेमिंग कैसे रहेगा? सो आप देख पा रहे हैं क्या, सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप में प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या है, 5 मेंबर रिंग, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो पेंट 1 इन। सही है कि नहीं? यस हाँ सर। जी, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से नेमिंग का पैटर्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फर्दर अगर हम बात करें, ये थे आपके टोटल साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग। अब मैं मूव करने जा रहा हूँ पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। ओके, तो इसमें अकेला पैटर्न आपको याद रखना होता है एक, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। करें बात? सो नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग polyfunctional organic compound. Polyfunctional organic compound, the organic compound in which more than one functional groups are there. तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है दैट इज अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बट इट इज अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, हमारे पास एक ट्रेंड रहता है कि किसको हमने मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है और किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है, जो फंक्शनल ग्रुप हम प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं उसको छोड़ के बाकी जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, है ना। प्रीफिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उस टाइम मैंने ये चीज समझाई थी कि भाई क्या होता है, जब भी आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी सभी को क्या, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर दिया जाता है और उनके लिए नेम दे दिया जाता है प्रीफिक्स की फॉर्म में। और जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से सुफिक्स हमारे पास आता है। तो ये जो ऑर्डर होता है कि किस ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है और किसको अगर दोनों आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, तो उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, सबसे पहले आपके पास अगर कोई सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप है तो उसको पहले कंसीडर किया जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस किसका रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। COOH ग्रुप अगर आपके पास है तो उसको दूसरे नंबर पे लिया जाता है, सॉरी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक होना था। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको क्या लेंगे, सेकंड नंबर पे लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एनहाइड्राइड है
तो उसको लेंगे। एनहाइड्राइड के बाद फिर आती है बारी किसकी, एस्टर्स की, मतलब एसिड डेरिवेटिव है सारे, है ना। एस्टर्स के बाद आएंगे एसिड क्लोराइड। कौन आएंगे, एसिड क्लोराइड। एक बार चेक कर लो दोबारा से। सबसे पहला ऑर्डर दिया सल्फोनिक एसिड को, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनने वाले एनहाइड्राइड और एस्टर्स, फिर उससे एसिटिक एसिड क्लोराइड, सॉरी नॉट एसिटिक, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड के बाद आ जाएंगे इसके ही डेरिवेटिव कौन, अमाइड, एसिड अमाइड। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको याद करने के लिए हल्का सा मेथड बता देता हूँ। दो तो आपको याद हो जाएंगे, सल्फोनिक एसिड सबसे पहले है तो सबसे पहले वाला याद हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव आएंगे इसके बाद। जब भी आप डेरिवेटिव को याद करना चाहें तो आप क्या याद कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एनहाइड्राइड है, इसको याद रह जाएगा अपने आप से ही, लेकिन जो बाकी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उल्टी साइड को है। चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है, एसिड अमाइड, ए फॉर मतलब क्या, सबसे पहले नंबर आया, उसके बाद बी आना था, बी की जगह पे क्या सी आ रहा है ना। ए के बाद सी आया, सी के बाद क्या आया, ई आया। समझ आ गया, ये तीनों आपको याद रह जाएंगे। सबसे पहले किसको लिखना है, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बाद में आता है, एस्टर। उसके बाद कौन लिखेंगे, क्लोराइड। उसके बाद कौन लिखेंगे, अमाइड। इतना सा मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे ना, क्या कि भाई इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दोबारा चेक कर लो, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड। इस तरीके से आपके पास नेमिंग रहेगी। मैंने आपको बता दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उल्टा चलना है। अब आपने जिसका सबसे बाद में आता है उसको पहले लिख दो, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद अमाइड। एनहाइड्राइड के केस में तो आपको याद रह ही जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होने वाला कौन, एनहाइड्राइड। अब तीन रह गए, एस्टर, अमाइड और क्लोराइड। तो अमाइड को सबसे लास्ट कर दो, क्लोराइड को दूसरे नंबर पे और एस्टर को सबसे पहले नंबर पे कर दो। तो इस तरीके से पैटर्न आपके पास याद रह जाएगा। इसके बाद बात करें अगर तो साइनाइड आता है। कौन आएगा इसके बाद, नाइट्राइल्स या साइनाइड। ओके, नाइट्राइल्स के बाद अब आ जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप। नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। अब इसके बाद कौन आ जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन हो गया, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड का ए पहले आता है, तो इसीलिए एल्डिहाइड को पहले लिख दो। ऐसे याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। एल्डिहाइड का ए पहले आता है तो ए को पहले लिख लो और कीटोन को बाद में लिख लो। वैसे भी एल्डिहाइड कीटोन जब भी हम टर्म यूज करते हैं तो एल्डिहाइड को पहले ही बोलते हैं, तो इसलिए एल्डिहाइड पहले, कीटोन बाद में। अब आ जाते हैं आपके पास अल्कोहल। अल्कोहल आपके पास आपने देखा था थायो अल्कोहल थे और अल्कोहल थे। तो थायो अल्कोहल को आपने पहले लिख देना है, थायोल्स को पहले लिख देना है और अल्कोहल को बाद में। ओके, अब आ जाएंगे सिंपल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको पता ही है, एल्कीन पहले पढ़ते हैं हम लोग, उसको पहले लिख लो, अल्काइन को बाद में लिख लो। और ये टोटल पैटर्न आपको याद हो गया। यस, क्लियर है, यस और नो। दोबारा एक बार चेक कर लो, सबसे पहले कौन, सल्फोनिक एसिड, दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आएंगे डेरिवेटिव, सबसे पहले एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, फिर क्लोराइड, फिर अमाइड, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उल्टा चलना है। फिर आ जाता है नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद क्या आना था, एल्डिहाइड और कीटोन आना था। एल्डिहाइड को हम पहले पढ़ते हैं, कीटोन बाद में। और वैसे भी एल्डिहाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, कीटोन बाद में। तो इसीलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये कोई आईपीएससी ने नहीं बताया कि ऐसे इसका पैटर्न, आईपीएससी ने नहीं बताया, लेकिन मतलब क्या, आईपीएससी ने ये नहीं बोला कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आ गए अल्कोहल। अल्कोहल दो टाइप के हमने पढ़े, एक अल्कोहल सिंपल और एक थायोल। तो थायोल को पहले लिख लो, अल्कोहल को बाद में। और इसके बाद आगे आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्कीन्स और अल्काइंस। तो एल्कीन्स को पहले लिख लो, अल्काइंस को बाद में। वैसे भी एल्कीन्स में जो आपका चैप्टर रहता है हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन पढ़ते हैं, फिर एल्कीन पढ़ते हैं, फिर अल्काइन। तो एल्कीन को पहले लिखेंगे, अल्काइन को बाद में लिखेंगे। ऑर्डर आपके पास जनरेट हो गया, याद रह जाएगा, यस और नो। यस सर। बाकी जो रह गए फंक्शनल ग्रुप, अभी और भी तो है ना फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। कौन कौन से रह गए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग functional groups are treated as substituent। कौन कौन से हैं ये, इसमें अगर आप देखें एक आएगा हेलोजन, तो क्या आएगा उसमें, फ्लोरो,
क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिर ऐसे ही नाइट्रोसो, ऐसे ही नाइट्रो NO2, ऐसे ही अमीनो NH2, सेम अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, थॉक्सी ऐसे करके आएगा ना, OR। ये सारे के सारे कैसे ट्रीट किए जाएंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही इनको ट्रीट किया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है ना, अकेला कोई इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। इवन सिंगल फ्लोरीन लगा हो ना, तो वो भी उसको क्या करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही नेमिंग किया जाता है, फ्लोरो एल्कीन, है ना, क्लोरो एल्कीन, ब्रोमो एल्कीन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आपने नेमिंग करना होता है। चलो, तो आपको पता चल गया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, एक बार दोबारा इसको मैं रिप्रोड्यूस कर दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्रीफिक्स लिखोगे और क्या सुफिक्स लिखोगे। अगर मान लो प्रीफिक्स तब आएगा जब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, सुफिक्स तब आएगा जब ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। नेमिंग का तरीका आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक बार दोबारा। SO3H अगर आता है तो सिंपल नेम आएगा सल्फोनिक एसिड। क्या नेम आएगा? सल्फोनिक एसिड। लेकिन मान लो इससे भी ऊपर कोई क्या आ जाए, प्रेफरेंस में कोई ग्रुप आ जाए, तो उसके केस में क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स आएगा सल्फो। तो यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज सुफिक्स इफ इट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और अगर क्या प्रीफिक्स इफ इट इज सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। इधर एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देख रहा हूँ। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे नंबर पे आता है, आपको याद होएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एंडिंग कैसे होएगा, ओइक एसिड। कैसे एंड होता था, ओइक एसिड। लेकिन मान लो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, SO3H ग्रुप भी लगा हुआ है और COH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो क्या आएगा, तो कार्बोक्सी वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी। सेम इसी तरीके से एस्टर के लिए नेक्स्ट, एनहाइड्राइड तो यहाँ पे मैंने नहीं लिया। एनहाइड्राइड के लिए तो आपको पता है नेमिंग के दौरान भी एनहाइड्राइड ही लास्ट में लिखा जाता है। सो अगर एस्टर ग्रुप आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, सुफिक्स अगर लिखना है तो O8 लिखते हैं एंडिंग में, और अगर प्रीफिक्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल या ऐसे इथॉक्सी कार्बोनिल, जो भी आएगा इसमें उसके हिसाब से, तो अल्कोक्सी कार्बोनिल नेम आएगा प्रीफिक्स की फॉर्म में। एस्टर के बाद अगर आपके पास हलाइड आ गया, हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन जैसे कि हमने बात करी, एसिड हलाइड है, तो COX लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर नॉर्मली हो तो फिर तो हम क्या करते थे, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड ऐसे करके लिखते थे, ऑयल हलाइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ना। लेकिन अगर इसी को अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना हो, मतलब अगर इसके साथ दूसरा कोई ग्रुप है जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो प्रीफिक्स की फॉर्म में क्या लिखेंगे, वी विल राइट हेलो फॉर्माइल। क्या लिखेंगे, हेलो फॉर्माइल। इन द सेम मैनर अगर हमारे पास अमीनो ग्रुप लग गया, अमाइड, तो क्या लिखेंगे, CONH2 के लिए नॉर्मली तो हमारे को पता है क्या लिखते थे, एंडिंग में अमाइड लिखते थे, AMIDE। लेकिन अगर इसी को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कार्बामोइल। क्या लिखेंगे, कार्बामोइल। इन द सेम मैनर अगर साइनाइड ग्रुप है, C�BN, तो नॉर्मली तो आपको पता है नाइट्राइल लिखते थे एंडिंग में, है ना, नाइट्राइल। लेकिन अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सायनो। सेम चीज एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए नॉर्मली लिखते थे अल, है ना, एंडिंग में किससे करते थे, अल से एंडिंग करते थे। लेकिन अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। क्या लिख लेंगे, फॉर्माइल। कीटोन के लिए ओन एंडिंग करते थे, वो आपको पता है, सुफिक्स वाज ओन।
लेकिन अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में इसी को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कीटो, है ना? कितना इजीली इन्होंने आईपीएससी वालों ने किया है। अगर तो प्रीफिक्स लिखना है तो कीटो शुरू वाला वर्ड ले लो, और अगर सुफिक्स लिखना है तो एंडिंग वाला वर्ड ले लो। फर्दर OH ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इसके लिए तो आपको पता है एंडिंग किससे होता था? ओल से। लेकिन अगर इसी को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या लिख लेंगे? हाइड्रोक्सी। अमीनो ग्रुप अगर लगा हुआ है NH2 ग्रुप, तो ये तो हमने क्लियर कर ही दिया। अमीनो ग्रुप कभी भी किस फॉर्म में? दोनों केसेस में अमीन ही रहेगा, है ना? इस केस में भी अमीन एंडिंग करेंगे, और दूसरे केस में अमीनो आ जाएगा अगर नहीं होएगा तो। ठीक है, फर्दर जो बाकी ग्रुप है उनका डिस्कशन हो ही गया। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एक बार बता देता हूं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उस केस में आपके पास अकेला क्या आएगा? एंडिंग ही हो पाएगा किससे? इन से, और कोई तरीका इसका नहीं है ना? इधर कुछ नहीं। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उस केस में आइन से एंडिंग होएगा, वो आपको पता ही है। बाकी और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एक और चीज, ऑक्सीजन इथरल लिंकेज अगर है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स, तो दैट इज इपॉक्सी। क्या लिख देंगे? इपॉक्सी। हेलोजन के लिए आपको पता ही है, हेलो। और नाइट्रो ग्रुप के लिए नाइट्रो। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये वो है जो कि हमेशा किसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे? प्रीफिक्स की फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। ओके, अब बात आती है दूसरा जो इसमें रूल है। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस और नो? यस सर। हम्म, थोड़ा सा आपको लगेगा यहाँ पे, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करेंगे उतना टिपिकल एग्जाम्पल आपके लिए नहीं रहेंगे, इजीली आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद आता है क्या? प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करना, है ना? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है उसी को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे पहले से नंबरिंग हम करते थे, चेक करते थे कि भी कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, और इसी तरीके से नंबरिंग का तरीका है। नंबरिंग करते वक्त भी किसको आपने कंसीडर करना है, किसको नहीं कंसीडर करना है, वही आपको पता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। सो ये था आपका सिंपली नेमिंग करने का तरीका। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। आप यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल लेके और उनको ट्राई कर सकते हैं, है ना? ये मैंने लिया CH3 CHOH CH2 CH2 COOH इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसमें क्या है, दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। ये सिड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो अगर यहाँ पे आप देखें, आपको पता है प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर इसको हम ले लेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये आ जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यही है। फिर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का तरीका क्या है? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो इसको दे देंगे कार्बन नंबर 1, इसको दे देंगे 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। क्लियर है? तो अब इसका नाम क्या होना था? इसका नाम होना था पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। लेकिन फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए नाम कंप्लीट क्या हो गया? 4 OH के लिए क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं अगर एंडिंग में होता है, लेकिन अब ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आ रहा है तो क्या आएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। अब एसिड की पोजीशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पे लगा हुआ है ओइक एसिड? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अदरवाइज दो ही ग्रुप में तो पता है कि नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे कि जहां से क्या कार्बोनिलिक ग्रुप जो है जल्दी आए, और वो फर्स्ट नंबर के ऊपर ही होएगा। यस, क्लियर है यहाँ तक? यस। सर अगर हाँ जी बच्चे बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना ना। चलो आगे मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप, है ना? पॉली फंक्शनल कंपाउंड हैविंग more than 2 same functional group,
अगर इस तरीके का कंपाउंड आपको आ जाए, अदरवाइज इतना टिपिकल पेपर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद अगर आ गया कहीं तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, वो मैं बात करने जा रहा हूँ। ये एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप और एक जैसे आ जाएं तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, दिस इज CH2, साइनाइड ग्रुप इसके साथ लगा हुआ इधर। सेकंड CH, इसके साथ भी साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। और थर्ड वन इज दिस CH2, इसके साथ भी साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब ऐसे जैसे कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे? आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टिपिकल हो गया, नहीं कर लोगे नेमिंग? करो बोला, सारे लोग करके दो, पांचों के चारों के चारों, सॉरी। आयुषी, मनीषा और नीतू, एडवेल, शिवानी, सभी लोग इसका नेमिंग करके देखो बोला, आ रहा है कि नहीं? क्या नेम लिखोगे? कर लोगे बच्चे? हाँ जी, हो जाएगा बच्चे या नहीं? देख के आपको पता चल रहा होगा कि कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी। आयुषी, हो जाएगा बच्चे? So maybe 1, 2, 3 tricyclopropane. 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन। और तो इस तरीके का अगर कंपाउंड आपके पास आ जाए, है ना, मोस्टली जब भी आप कॉम्पिटिटिव बैच पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहा है ना, तो ऐसे जैसे एग्जाम्पल आते हैं फिर क्लास के अंदर ना। वो क्यों आते हैं? रीजन बिंग जो दूसरा टीचर होता है वो सोचता है कि उसको नहीं आता होएगा, तो इसलिए इस तरीके से आते हैं। तो तभी मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैसे ही आपको, आप इस पे अगर नेमिंग करना है, बहुत ईजी है बच्चे। क्या करना है, आपने चेक करना है कि कार्बन चेन कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन ये है। बाकी जो आपके पास ग्रुप हैं, इनको कैसे ट्रीट करेंगे? नॉर्मली नेमिंग करनी है हाइड्रोकार्बन के क्या डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो आप इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वो देखना। द नेम विल बी, सबसे पहले प्रोपेन लिख दो। कितने कार्बन थे? 3, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? प्रोपेन। अब इसके बाद अगला नाम क्या आएगा? सिंपली इनकी पोजीशन बता दो, कहाँ कहाँ पे थे ये। एक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर था, एक सेकंड पोजीशन के ऊपर था, और थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन था? नाइट्राइल ग्रुप था, कार्बोनाइट्राइल इसको बोलेंगे अभी। हाँ, सो वी विल राइट 1 2 3, और साथ में क्या? ट्राई कार्बोनाइट्राइल। सही है? यस और नो? कैसे नाम किया समझ लो दोबारा से। सबसे पहले जिसके साथ ये अटैच्ड है ग्रुप, उस कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो। उसमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से उसका नाम दे दो। क्या नाम आएगा? प्रोपेन। अब इसमें क्या लगे हुए हैं? ये नाइट्राइल ग्रुप लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं, तो इसलिए क्या नाम दे दिया? तीनों पोजीशन के ऊपर कार्बोनाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए नाम दे दिया 1 2 3 क्या? ट्राई कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? एक और ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने देखना या आप इजीली कर पाएंगे शायद, है ना। तो ये देखना, दिस इज COOH, दैट इज एसिडिक ग्रुप। हाँ, कार्बोलिक एसिड ग्रुप। CH2 CH2 CH COOH CH2 CH2 COOH। हाँ बच्चे, इसका नाम क्या लोगे? सबसे पहली चीज वही जो हमने पहले किया। क्या करना है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है। सही है कि नहीं? कितने कार्बन हो गए इसमें? 5 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। लिख दिया पेंटेन। पेंटेन लिखने के बाद कौन कौन सी पोजीशन है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं? ये 1 2, फंक्शनल ग्रुप सॉरी है ना, 3। तो तीनों पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो क्या लिखेंगे? पोजीशन मेंशन करके 1 2 3 ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द कंप्लीट नेम। क्लियर है? पेंटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बच्चे, सर नंबरिंग 1 3 5 ओके मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को साथ में नहीं लिया ना। यस, एक सेकेंड प्लीज, नंबरिंग मैंने गलत कर दिया एकदम से। numbering will be 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग करते वक्त एकदम से उसी ग्रुप के पास पहुंच गया जहाँ पे नंबरिंग। चलो कोई बात। क्लियर है बच्चे? इससे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाना, दोबारा एक बार देख लो, है ना। मैं कुछ और ही लग गया था अभी करने, क्या कि सीधा ही जहाँ पे ग्रुप अटैच है उसको नंबर किया, बाकियों को नंबर ही नहीं किया ना, तो बीच बीच में हो जाता है। चलो चेक करेंगे क्या किया। नंबरिंग जब करना है एक एंड से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका नेम क्या होएगा? पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस एक एग्जांपल आपको करने के लिए दूं, कर लोगे? एक्चुअली क्या है ना, जब खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने आपको एक दिया जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ही है, साथ में एक और ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। बताओ इसका नाम क्या होएगा? हाँ जी बच्चे, व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? सबसे पहले तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया होएगा आपने, कर लिया? तो दिस इज द पेरेंट चेन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो उनके साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? एक जगह हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 3 जगह क्या लगे हुए हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 एंड 3। सेकेंड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और कौन सा है? कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। लेकिन हम क्या करेंगे नेमिंग करते वक्त, कैसे कर लेंगे देखना, इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब आएगा क्या? 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है? ये सुनो। हाँ बच्चे, क्लियर है? यस सर। चलो एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम +1 2 करते थे ना, तो जो दूसरे स्कूल्स के बच्चे होते हैं ना, वो पूछते हैं कि भाई, या जो जूनियर रहते हैं ना, वो लोग तंग करने के लिए पूछते हैं कि भी इसका नाम बताओ, है ना। जैसे बस में जा रहे हैं, बस में जाते जाते ही अगर तेरे को बड़ी ही केमिस्ट्री आती है, बता तो इसका नाम क्या होएगा? ऐसे करके क्वेश्चन होते थे हमसे, है ना। तो ये इस कंपाउंड का क्या नेम होएगा? बताओगे? व्हाट विल द नेम फॉर दिस कंपाउंड? कर पाओगे बच्चे या नहीं? अरे बोल तो दो। सर, आप आयुषी, बता दीजिए। मैं तो बता दूंगा। आयुषी करेंगे नीतू? नो तो सर। नो, सिंपल करना क्या है, आपको मैंने बताया ना कि जब बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है तो इसमें क्या, हर एक कॉर्नर के ऊपर कौन होता है? कार्बन होता है। यस और नो? तो यहाँ पे कार्बन है ना, हम लोग भी डर जाते थे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखिए, अरे ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं हमने, है ना। लेकिन ये नहीं पता कि भी पढ़ा है क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा है। तो यहाँ पे कौन रहेगा? सेंटर में कार्बन। फिर यहाँ पे कौन होएगा? कार्बन। 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 काम खत्म हो गया। हर एक एंड के ऊपर कार्बन बैठा हुआ है,
ऐसे करके। ठीक है, हर एक एंड के ऊपर कौन बैठा है? कार्बन। और कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। मतलब क्या, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? यस और नो? अब तो नंबरिंग नेमिंग कर सकते हो कि नहीं? अगर नहीं कर सकते अभी भी चेक कर लो। क्या, एक साइड से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 एंड 5। कितने? 5 कार्बन की चेन है। क्या नाम आएगा? इट विल बी पेंटेन। बट 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं कहाँ पे? थर्ड पोजीशन के ऊपर। कौन से? एक ये इथाइल ग्रुप और एक ये इथाइल ग्रुप। तो क्या नाम आ जाएगा? दिस विल बी 3 3 डाई इथाइल एंड आफ्टर दैट पेंटेन। इजी था कि नहीं? हाँ बच्चे, इजी था कि नहीं? यस सर। हाँ, यस तो ऐसे सर। होता है। जूनियर लोग होते हैं ना, वो बेइज्जती कर देते हैं अदरवाइज। वो बोलेंगे ले, बड़ी केमिस्ट्री पढ़ रहा है तुम, ऑर्गेनिक है वो भी, हमारे से पंगा कर, इसको कर तो बोला है। तो ऐसे होता है थोड़ा पढ़ने का, यही तरीका है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर नहीं रहेगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, है ना। पढ़ना मतलब क्या, दूसरे के कंपेरिजन में थोड़ा स्ट्रांग दिखना इंटेलेक्चुअली। हाँ, तो समझ आ गया यहाँ तक? तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। कल हम फर्दर आगे मूव करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नेम किया जाता है, सिंपल से लेके और कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, और फिर हम नॉर्मल केमिस्ट्री में टाइप ऑफ रिएक्शंस और दूसरी चीज़ें कंसीडर करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक कोई दिक्कत आपको आ रही हो? नो सर। ओके, ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।